नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है सुनील। शुरुआत करते हैं आज के नए कॉन्सेप्ट में, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को डीप में समझने के लिए हमें जानना होगा कि पहले जो प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हुए थे, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर अभी तक आपने ये वीडियोस देखे नहीं है तो आप आई बटन पे क्लिक करके पार्ट नंबर 2 को विजिट कर सकते हैं। जानते हैं एक्सीलरेशन को सीखने के लिए हमें सबसे पहले सीखना क्या होता है। सिंपली जो हमने यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन सीख रखा था, उस नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ अ टाइम, या सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इन बोथ द केसेस वेलोसिटी चेंज। इन दोनों के दोनों केसेस में वेलोसिटी चेंज होगी, और अगर वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगी तो सिंपली वो एक्सीलरेशन बन जाएगी। अब इसी सारी चीजों को हम डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, या सिंपली हम ये भी कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज एक्सीलरेशन। या सिंपली इस कॉन्सेप्ट को और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए हम ये भी समझ सकते हैं, अभी तक हमारे पास दो वेलोसिटीज थी, v1 वेलोसिटी एंड v2 वेलोसिटी। उनके डिफरेंसेस में हम एक नई क्वांटिटी डालते हैं, दैट इज टाइम। जब उनके डिफरेंस में हम एक नई क्वांटिटी डालेंगे तो वो एक्सीलरेशन बनती हुई चली जाएगी। और इस एक्सीलरेशन को एक एग्जांपल के थ्रू जानने के लिए हम ऐसे मानेंगे चेंज इन वेलोसिटी v2 v1। वेलोसिटी के चेंज को हम v2 v1 कहते हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट t सेकंड में v2 v1 अगर चेंज होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक t सेकंड में v2 v1 वेलोसिटी से चेंज होगा, तो वही ऑब्जेक्ट एक सेकंड के अंदर v2 v1 अपॉन t वेलोसिटी से v2 v1 अपॉन t से चेंज हो जाएगा। और इस वेलोसिटी के चेंज होने की हम वेलोसिटी एक्सीलरेशन का नाम देते हैं। सिमिलरली हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं a वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा v वेक्टर अपॉन t। इस बेसिस में, क्योंकि वेलोसिटी पहले से ही हमारी एक वेक्टर क्वांटिटीज थी, और वेक्टर क्वांटिटीज चीज जो चेंज हो रही थी हमारे टाइम के रिस्पेक्ट में, उससे हमारी एक एक्सीलरेशन बनी, और वो एक्सीलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी ही बनेगी। इस वेक्टर क्वांटिटी में सिंपल हमें ध्यान ही देना होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के दोनों होंगे। अगर उसके पास मैग्नीट्यूड तो हमें सिंपली पता चल जाए एक्सीलरेशन कितना, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड और 3 मीटर पर सेकंड ओवरऑल हिसाब। साथ में हमें पता कैसे चलेगा कि एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या है। सिंपली एक्सीलरेशन की डायरेक्शन वही होगी जो एक वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, और वेलोसिटी की डायरेक्शन भी वही होगी जो एक डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। अगर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज होगी, और अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी तो सिमिलरली एक्सीलरेशन की डायरेक्शन भी चेंज होगी। तो इनकी डायरेक्शन एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। सिंपली और इस बात को समझने के लिए हम देखें एक्सीलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते कैसे हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय a। इसे एक स्मॉल a से रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा, और क्योंकि वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और एक एक्सीलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सीलरेशन को ऐसा यूनिट में लिखने के लिए सिंपली हम इसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर से लिख देंगे, और सीजीएस साथ में एक सीजीएस यूनिट भी होगी, और सीजीएस यूनिट से हम इसे लिखने में सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर से लिख देंगे। सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर सिंपली आप ये भी समझ सकते हैं कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये बनी कैसे। उसे समझने की डेल्टा v को हम मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं और t को हम सेकंड लिख सकते हैं। मीटर पर सेकंड को जब हम सेकंड से डिवाइड करेंगे तो सिंपली मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। और ये सिंपली कॉन्सेप्ट हमारा एक्सीलरेशन के बारे में था। एक्सीलरेशन के बारे में कुछ और चीजें हम अब जानते हैं। यस, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। नमस्कार बच्चों, शुरुआत करते हैं नए कॉन्सेप्ट की। इस नए कॉन्सेप्ट के अंदर सीखेंगे हम एक्सीलरेशन की समरी को। एक्सीलरेशन की समरी हमारी इंपॉर्टेंट इसलिए होगी क्योंकि एक्सीलरेशन की समरी हमें एक्सीलरेशन सिखाने में तो मदद करेगी, साथ में इस चैप्टर के अंदर नए नए कॉन्सेप्ट सीखने में भी एक्सीलरेशन की समरी हमारे काफी ज्यादा काम आने वाली है। जानते हैं एक्सीलरेशन की समरी के पॉइंट्स हमें बताते क्या। अगर कोई एक पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगा
तो तब उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। और अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर टाइम की रिस्पेक्ट में अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो उसका एक्सीलरेशन कुछ ना कुछ होगा। अगर एक्सीलरेशन कुछ ना कुछ है तो एक्सीलरेशन जीरो के बराबर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो सिंपली व्हेन अ पार्टिकल moves with non-uniform speed then acceleration of the particle must be non-zero। अगर कोई पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगा तो उसकी एक्सीलरेशन की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। सिंपल। दूसरे पॉइंट को समझने के लिए हम ये भी बता सकते हैं एक्सीलरेशन व्हिच अपोजेस द मोशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड रिटार्डेशन। सिंपल इस पॉइंट को समझने के लिए हम ये भी बता सकते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट सिंपली इस डायरेक्शन में अगर मोशन करते हुए आ रहा होगा, हम अपोजिट डायरेक्शन से अगर उसमें कोई फोर्स लगाए तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। और वेलोसिटी का डिक्रीज होना टाइम के रिस्पेक्ट में ये भी रिटार्डेशन का ही कॉन्सेप्ट है, ये रिटार्डेशन के कॉन्सेप्ट में आ जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए हम ये मान सकते हैं अगर किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है और अगर फाइनल वेलोसिटी कम हो जाए तो सिंपली वो ऑब्जेक्ट के अंदर रिटार्डेशन एक्सीलरेशन हो जाएगा। और अगर सेम दूसरे केसेस में किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी कम है और फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है तब उस बेसिस पे वो बॉडी एक्सीलरेट कर जाएगी। तो स्पीड अप होने का मतलब और डी एक्सीलरेट होने का मतलब हमें इस कॉन्सेप्ट से पता चलेगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में हम कोई फोर्स लगाते हैं तो बॉडी डी एक्सीलरेटेड हो जाएगी और सेम डायरेक्शन में अगर हम फोर्स लगाते हैं तो बॉडी एक्सीलरेटेड हो जाएगी। दैट्स सिंपल। तो ये भी बता सकते हैं v इज नॉट v इज स्मॉलर देन फ्रॉम u। अगर v u से छोटी है तो उस बेसिस पे रिटार्डेशन बन जाएगा। थर्ड पॉइंट को समझने के लिए सिंपल सा डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज इन दी डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी तो सिंपल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। और सिंपल हम ये भी बता सकते हैं अगर जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी सेम वही एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होगी। इस कॉन्सेप्ट को और हमने पहले समझा हुआ था अगर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बदलेगी तो वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलेगी और अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलेगी तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन बदलेगी। सिंपल ये भी बता सकते हैं जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी वही वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही एक्सीलरेशन की डायरेक्शन। तो सिंपल हम इसे ऐसे बता सकते हैं। चौथे कॉन्सेप्ट में हम ये जानेंगे हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक है, इस सर्कुलर ट्रैक के अंदर हम सिंपल एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में जानने वाले हैं। इस सर्कुलर ट्रैक के अंदर हम देख पा रहे हैं कि स्पीड ओवरऑल हर केसेस में कांस्टेंट है। स्पीड 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। हर जगह स्पीड सेम है, हर जगह स्पीड का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन हर जगह स्पीड की डायरेक्शन अलग अलग है। अगर डायरेक्शन अलग हो जाएंगे तो सिंपली वेलोसिटी भी अलग अलग हो जाए। सिंपल ऐसे समझने के लिए पॉइंट ए बी सी एंड डी। बी 5 मीटर पर सेकंड, ए पॉइंट की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड होगी। तो सेम अदर केस दूसरे केसेस में हम ये भी देख सकते हैं बी की वेलोसिटी v 5 मीटर पर सेकंड होगी। बी सी की वेलोसिटी क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है तो फिर बेसिस में सिंबल इंडिकेट करते हैं इन्हें बता। वी सी की वेलोसिटी -5 मीटर पर सेकंड होगी क्योंकि ए की डायरेक्शन के कंपैरिजन में सी की डायरेक्शन अपोजिट है तो इनके सिंबल भी अपोजिट होंगे। डी की वेलोसिटी बताने के लिए डी की वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग है बी की डायरेक्शन के कंपैरिजन में। अगर आप जनरली कार्टेशियन प्लेन का यूज करें तो सिंपली हम इनकी कार्टेशियन प्लेन के थ्रू इनकी डायरेक्शन को समझ सकते हैं। सो -5 मीटर पर सेकंड।
हालांकि टाइम के रिस्पेक्ट में अगर इनकी वेलोसिटी चेंज होगी तो इनकी एक्सेलरेशन भी कुछ ना कुछ होगी। तो इस बेसिस पे हम ये कहेंगे यहां पर a इज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि यहां पे वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सीलरेशन की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। तो इस बेसिस पे इस मोशन के अंदर a इज नॉट इक्वल टू 0 हम रिप्रेजेंट करेंगे। शुरुआत करते हैं एक्सीलरेशन के एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। इस कॉन्सेप्ट में हम एक्सीलरेशन के कुछ कंसेप्चुअल कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और कुछ ऐसे केस जानेंगे जिन केसेस में एक्सीलरेशन थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होगा। चलिए इस केसेस के अंदर समझते हैं एक्सीलरेशन हमें एक्सीलरेशन के कितने केसेस देखने के लिए मिल सकते हैं। एक बॉल ए है जो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मोशन कर रही है। हमने इस पे एक फोर्स लगाया और फोर्स लगाने के बाद भी बॉल सेम उसी डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। इस केसेस में पहले बॉल की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड थी, इसमें हमने एक फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद भी इस बॉल की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड ही है। तो इस बेसिस पे हम ये कंसीडर कर सकते हैं इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। अगर इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो इसका एक्सीलरेशन 0 होगा। सेम एक दूसरी बॉल है, ए बॉल बी है। इस बॉल की स्पीड भी 5 मीटर पर सेकंड है, लेकिन जब हमने इस पे एक फोर्स लगाया तो इसकी डायरेक्शन, फोर्स लगाने के बाद भी इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड ही है। लेकिन साथ में हमें देखना ये होगा इस बॉल की फोर्स लगाने के बाद डायरेक्शन बदल गई। अगर बॉल की डायरेक्शन बदल जाएगी, डायरेक्शन के बदलने से वेलोसिटी भी बदल जाएगी, और अगर वेलोसिटी में चेंज होगा तो डेफिनेटली इसका एक्सीलरेशन भी कुछ ना कुछ होगा। क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन इनकी डायरेक्शन है अलग अलग। डायरेक्शन है अलग अलग तो वेलोसिटी में डिफरेंस होगा, और वेलोसिटी में डिफरेंस है तो एक्सीलरेशन अब 0 के बराबर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। यहां पर इसकी स्पीड +5 मीटर पर सेकंड होगी। सेम इस केसेस में इसकी वेलोसिटी -5 मीटर पर सेकंड। अगर वेलोसिटी में चेंज है तो एक्सीलरेशन में भी चेंज होगा। तीसरे केसेस में हम ये भी ले सकते हैं, एक बॉल हम पे सी है, सी की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड थी, लेकिन कुछ टाइम में हमने जब एक फोर्स लगाया तो इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। तो तीसरे केसेस में हम ये देखेंगे इसकी मैग्नीट्यूड तो चेंज हुआ, साथ में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चेंज। अब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होंगे तो वेलोसिटी भी चेंज होगी, और वेलोसिटी चेंज होगी तो इसका मतलब एक्सीलरेशन की यहां कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। You can take a screenshot. एक्सीलरेशन के एक और कॉन्सेप्ट में हम समझेंगे कि अगर इफ अ पार्टिकल रिटार्डिंग एक्सीलरेशन इक्वल्स टू माइनस नेगेटिव, अगर कोई पार्टिकल्स रिटार्ड कर रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव होगा। अगर कोई पार्टिकल रुक रहा है तो सिंपली क्या उसका मैग्नीट्यूड भी नेगेटिव होगा। इस कॉन्सेप्ट को हमें और समझना होगा। अगर इस कॉन्सेप्ट को और समझ पाए तो शायद हम एक्सीलरेशन और डी एक्सीलरेशन के कॉन्सेप्ट को भी अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। चलिए शुरुआत करें। एक पार्टिकल ए है
जिसकी वेलोसिटी ईस्ट की डायरेक्शन में भी है, उसमें हमने एक फोर्स लगाया, फोर्स हमने एक एक्सीलरेट कर दिया, हमने फोर्स लगाया, तो इस बेसिस पे इस ऑब्जेक्ट की बॉडी, इस ऑब्जेक्ट का स्पीड बढ़ जाएगी। सेम दूसरे केसेस में हम ये देख सकते हैं, एक पार्टिकल भी है, उसे हमने, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो भी होगी ईस्ट की डायरेक्शन में, लेकिन हमने उसमें एक फोर्स लगाया, एक एक्सीलरेशन लगाया एक अपोजिट डायरेक्शन में। तब उसकी स्पीड कम हो जाएगी। अगर फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगाया जाएगा तो सिंपली उस बेसिस पे स्पीड घटेगी, और अगर फोर्स वेलोसिटी के सेम डायरेक्शन में लगाया जाएगा तो स्पीड इंक्रीज होगी। तीसरे केसेस में हम ये भी देख सकते हैं, वेस्ट की डायरेक्शन में एक बॉडी मोशन कर रही है v वेलोसिटी से, हमने सेम उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन e से फोर्स लगाया, तब उस बेसिस पे इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। और चौथे केस को हम बनाने के लिए ऑब्जेक्ट डी की वेलोसिटी वेस्ट डायरेक्शन में भी होगी, लेकिन उसमें जब हमने फोर्स लगाया ईस्ट डायरेक्शन में, तब उसकी जो स्पीड होगी वो घट जाएगी। इसके नेगेटिव और पॉजिटिव होने का इफेक्ट इनके कार्टेशियन प्लेन के हिसाब से दिखाया जाएगा कि कार्टेशियन प्लेन में इनकी पोजीशन क्या है। इनकी पोजीशन के हिसाब से हम पता करेंगे कि कब इसकी रिटार्डेशन या कब इसकी एक्सीलरेशन नेगेटिव होगी या कब इसका एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा। और सिंपली हम ये भी नहीं कहेंगे कि पॉजिटिव एक्सीलरेशन होने से ही सिंपल बॉडी एक्सीलरेट करेगी, या नेगेटिव एक्सीलरेशन होने से ही बॉडी रिटार्ड करेगी। ये कॉन्सेप्ट हमारा गलत भी हो सकते हैं। सिंपल देखें, एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में प्लस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, वेलोसिटी प्लस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, स्पीड अप, एक्सीलरेशन पॉजिटिव स्पीड अप। सेम दूसरे केसेस में देख सकते हैं, वेलोसिटी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में लेकिन एक्सीलरेशन माइनस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, उसका मतलब स्पीड डाउन, स्पीड नेगेटिव, स्पीड डिक्रीज। तीसरे केसेस में हम ये भी देख सकते हैं कि सी बॉल या सी पार्टिकल है जो वेस्ट की डायरेक्शन में मोशन करेगा माइनस एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, और ए एक्सीलरेशन या फोर्स हमने माइनस एक्स एक्सिस डायरेक्शन में भी लगाया, तो ए भी नेगेटिव है और बी भी नेगेटिव है, लेकिन रिजल्टेंट स्पीड बढ़ गई, तो ये बॉडी एक्सीलरेट कर जाएगी। एक्सीलरेशन के नेगेटिव होने पे भी बॉडी एक्सीलरेट हो सकती है, और एक्सीलरेशन के पॉजिटिव होने पे भी स्पीड कम हो सकती है। तो ये सारी चीजें कार्टेशियन प्लेन पे मैटर करेंगे, उनके मैग्नीट्यूड। और चौथे केसेस में हम ये भी देख सकते हैं, एक्सीलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी नेगेटिव और स्पीड घट जाएगी। एक्सीलरेशन के पॉजिटिव होने पे भी स्पीड डिक्रीज हो सकती है, और एक्सीलरेशन के नेगेटिव होने पे भी स्पीड डिक्रीज हो सकती है। तो इनके सिंबल का सिंपल रिलेशन कार्टेशियन, जनरली कार्टेशियन प्लेन के साथ है, ना कि इनके कंडीशन। शुरुआत करते हैं कॉन्सेप्ट एक्सीलरेशन की, और इस एक्सीलरेशन के अंदर हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन। ये सिंपली दो वैरायटी के टाइप होंगे, एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा। इस यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को समझने के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना होगा, सो हम जानते हैं वो कॉन्सेप्ट है क्या।
अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी चेंज टाइम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के रिस्पेक्ट में अगर सेम होगा तो इस बेसिस पे उस बॉडी का एक्सीलरेशन सेम होगा। सिंपल सा हम दोबारा भी ध्यान से रखते, एक बॉडी की वेलोसिटी का चेंज उस बॉडी के इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के रिस्पेक्ट में सेम हो तो उस बेसिस पे ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बन जाएगा। इफ द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के अंदर देखेंगे, इफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम then the body is said to be moved with uniform acceleration. If the change in velocity of the body is equal interval of time, तो इस बेसिस पे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बन जाए। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को समझने के लिए सिंपल सा हमें ध्यान देना होगा, वेलोसिटी का चेंज, किसी बॉडी के अंदर वेलोसिटी का चेंज इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हर बार अलग अलग आता है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में जो सेम था वेलोसिटी का चेंज इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, अब वही नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के केसेस में वेलोसिटी का चेंज इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के रिस्पेक्ट में हर बार बदलता है। सो इस बेसिस पे नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की कैटेगरी में आ जाएगा। जान, इफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज अनइक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो then the body is said to be with non-uniform acceleration. अगर ये वेलोसिटी का चेंज बदलता रहेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कैटेगरी में आ जाता है। इसका सिंपल सा एक एग्जांपल हम समझ सकते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए। शुरुआत करते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के अंदर एक एग्जांपल से। इस एग्जांपल से समझते हैं हम एक्चुअल में यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है क्या। इस एग्जांपल को समझने के लिए सिंपल एक बॉल है या एक कार है, एक कार स्टार्टिंग में 0 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 0 सेकंड पे पॉइंट ए पे खड़ी हुई है। कुछ टाइम बाद आफ्टर 2 सेकंड बाद ये कार यहां से ए से चल के बी तक 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फिर पहुंच जाएगी। फिर बी से लेके सी पर ये 4 सेकंड में, अगले 2 सेकंड में चालीस मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ जाए। अगले 2 सेकंड में ये 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आती है। अगर हम इस पूरे केसेस में अगर इनकी वेलोसिटी देखें, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो शायद सिंपल हो। इसकी कैलकुलेशन करने के लिए हम समझ सकते हैं ए से लेके बी तक की जर्नी में, ए से लेके बी तक की जर्नी में फाइनल वेलोसिटी 20 है और इनिशियल वेलोसिटी 0 है। -0 upon 2 - 0, so overall 20 upon 2, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेम हम ऐसे भी देख सकते हैं बी से लेके सी तक की जर्नी है, बी से लेके सी तक की जर्नी में फाइनल वेलोसिटी 40 है और इनिशियल वेलोसिटी 20 है। टाइम में डिफरेंस 4 - 2 हो जाएगा। इस पॉइंट पे भी एक्सीलरेशन 20 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। सो सेम इसी केसेस में भी हम देख सकते हैं सी से लेके डी तक में डी फाइनल वेलोसिटी होगी। डी में से जब हम सी को माइनस करेंगे तो 60 - 40 20 होगा और 6 में से 4 को माइनस करेंगे 2 से फिर 20 को डिवाइड करेंगे। सो ओवरऑल सी से लेके डी तक का भी एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। तो इस बेसिस पे हमने ये जाना
किस एग्जांपल के अंदर, ये सारे के सारे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन थे। अब सेम ऐसे ही एग्जांपल देखते हैं हम एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का। नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल समझने के लिए सिंपल हम वही केस दोबारा बनाते हैं। एक कोई कार है, जो पॉइंट ए पे 0 सेकंड में 0 मीटर पर सेकंड की स्पीड से है, यानी कि रेस्ट में है। ए से लेके जैसे ही बी तक ट्रेवल करेगी तब इसे सिंपल 2 सेकंड लग चुके होंगे और इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड हो चुकी। बी से जैसे ही ये सी पे ट्रेवल करेगी तब फिर इसे 2 सेकंड लग गए होंगे और इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 25 मीटर पर सेकंड हो चुकी है। फिर सी से लेके डी तक जब चलेंगे फिर 2 सेकंड बाद इसकी स्पीड 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। इस बेसिस पे अगर हम इनकी कैलकुलेशन करके देखेंगे तो सिंपल ही हमें पता चलेगा कि इनकी जो एक्सीलरेशन है वो हर केसेस में हर पॉइंट पे डिफरेंट है। एग्जांपल इन्हें हम फॉर्मूले से समझ सकते हैं। A equals to V minus V upon T। इनिशियल फाइनल वेलोसिटी 10, इनिशियल वेलोसिटी 0। 10 minus 0 upon 2 minus 0, so 2। 10 upon 2 over 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिर्फ दूसरे केसेस में हम देख सकते हैं, यहां से B से लेके C तक, B से लेके C तक की जर्नी में V 25 है, U 10 है, 25 minus 10 upon 2। 25 minus 10 15 upon 2, so overall 7.5 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ एक्सीलरेशन बदलता चला जाएगा। तो सिंपल सा ये हमारा एग्जांपल है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का एग्जांपल।